Hello everyone, I welcome you all to the lecture on thermodynamics. टॉपिक है वर्क ट्रांसफ़र। लेक्चर 4 में हम वर्क ट्रांसफ़र में जो डिस्प्लेसमेंट वर्क पार्ट है, पीडीबी वर्क पार्ट है, वो कवर करेंगे। और लेक्चर 5 में हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो कवर करेंगे और हीट ट्रांसफ़र कवर करेंगे। और लेक्चर 4 में जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, एरिया अंडर कर्व, ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो वर्क ट्रांसफ़र का जो डेफिनेशन है जो मैकेनिक्स से मिलता है वो क्या है? इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एल वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है, अगर ये कोई बॉडी है और इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, तो फिर जो वर्क ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर ये बहुत स्मॉल अमाउंट से, डीएल अमाउंट से मूव करता है तो जो वर्क ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा? फोर्स इनटू डीएल। और अगर मुझे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक वर्क ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा स्टेट 1 से स्टेट 2 तक। ओके, अब यहाँ देखिए, अगर ये बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी को मूव करने के लिए, तो हम किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में उस फोर्स को अप्लाई करते हैं। ओके, और तभी वो वर्क डन होता है। ये जो फोर्स है ये किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में लगाते हैं हम। ओके, जैसे कि एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं भी होता तो इनर्शिया फोर्स है। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, ओके, और उसको हम कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट करना चाहते हैं, तो फिर हमको क्या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो जो इनर्शिया फोर्स है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम नहीं करते। ओके, तो जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके रेस्ट के स्टेट से उसको मूवमेंट के स्टेट पे लेके आएंगे। ओके, तो जो इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है? वो रेजिस्टिव फोर्स होता है, वो हमेशा अगेंस्ट में लगता है। ओके, तो बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहता है, उसके अगेंस्ट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये प्रेजेंट एग्जांपल अगर देखें और ये फोर्स अप्लाई करने के कारण अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ओके, और इस बॉडी का मास m है, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। ओके, फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो ये जो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसको बैलेंस कर रहा है? इनर्शिया फोर्स को और फ्रिक्शन फोर्स को। तो अगर फ्रिक्शन जीरो भी रहता है, अगर हम फ्रिक्शन जीरो भी कंसिडर करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम फ्रिक्शन जीरो कंसिडर करते हैं, तो भी इस बॉडी के पास क्या है? कुछ इनर्शिया है। ओके, और उस इनर्शिया के अगेंस्ट में हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, जो थर्मोडायनेमिक का वर्क ट्रांसफ़र डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर हम कोई बॉडी है और उसको अगर हम लिफ्ट कर सकते हैं एल डिस्टेंस से बाय अप्लाइंग फोर्स F, ओके, तो जो वर्क ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा? फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस। ओके, ये डेफिनेशन है वर्क ट्रांसफ़र का थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। और ये जो डेफिनेशन था ये क्या था? फ्रॉम मैकेनिक्स। ओके, दोनों ही इक्वेशन सेम है। ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो फाइनली F इंटू एल ही मिलेगा। ओके, तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। ओनली थिंग कि यहाँ पास क्या हो रहा है, जब बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है तब हम ये वर्क
की बात कर रहे हैं। कभी थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, कभी कभी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होता फिर भी वर्क ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम उस वर्क को ऐसा देखते हैं जैसे अगर हम किसी मोटर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। ओके, तो करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वो उसको वर्क ट्रांसफ़र कंसिडर करते हैं हम। वो क्यों करते हैं हम आगे देखेंगे। ओके, बट उसको हम वर्क ट्रांसफ़र कंसिडर करते हैं तो वहाँ पास कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, बट स्टिल वर्क ट्रांसफ़र तो हो रहा है। तो अगर उसको हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, उस मोटर पे एक पुली लगा देंगे और उस पुली से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, और अगर ये पुली उसको लिफ्ट कर सकता है, ठीक है, विथ सम डिस्टेंस एल, डिस्प्लेसमेंट एल, तो फिर ये क्या है, वर्क ट्रांसफ़र है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, वर्क ट्रांसफ़र है। बट जो इक्वेशन है वो हमको सेम मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में एनालिसिस के लिए हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो हमारा सिस्टम होता है, और उसको छोड़ के सिस्टम का जहाँ तक इफेक्ट जाता है वो क्या होता है, सराउंडिंग। ओके, तो ये ट्रांसफर वर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम, कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ओके, और ये हमारा सराउंडिंग है, तो जो वर्क होता है वो हमेशा या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा। ये हमारा बाउंड्री है। ओके, तो अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो ये देखिए सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है और ये बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिमिलरली इट मे हैपन कि सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे। ओके, तो फिर ये सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो हमेशा क्या होता है, किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में होगा। तो जब सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो सराउंडिंग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा, सराउंडिंग के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में ये सिस्टम वर्क कर रहा होगा। और अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो उस समय पे सिस्टम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा और सिस्टम सराउंडिंग के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करेगा। ओके, अब ये जो वर्क है हमारा वर्क ट्रांसफ़र है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, मैकेनिकल वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में है डिस्प्लेसमेंट वर्क, शाफ्ट वर्क, पेडल वर्क, फ्लो वर्क, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ लिक्विड फिल्म, स्प्रिंग वर्क। नॉन मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल वर्क और मैग्नेटिक वर्क। यूनिट ऑफ वर्क इन SI यूनिट इज जूल एंड 1 जूल इज न्यूटन मीटर। पावर क्या होता है, इट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, और इसको डेजिग्नेट करते हैं हम W डॉट। ओके, डॉट मीन्स इट इज रेट ऑफ इट इज इंडिकेटिंग रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, सो ये जो W डॉट है वो क्या होगा, जो वर्क हमने किया फॉर सम टाइम ड्यूरेशन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। और पावर का यूनिट फिर क्या हो जाएगा, ये वर्क का क्या था, जूल, और जूल बाय टाइम है पावर, तो जूल बाय सेकेंड हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ पावर, जिसको हम बोलते हैं वॉट। ओके, अब हम पहले डिस्प्लेसमेंट वर्क पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट वर्क पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्क जो है उसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम हेल्प लेंगे जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है वर्क ट्रांसफ़र का। ओके, और वो क्या है, इंटीग्रेशन F इंटू डी एल। ओके, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए है F इंटू डी एल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल वर्क इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो इसका हम हेल्प लेंगे। इसके लिए हमको पहले फोर्स कैलकुलेट करना होगा। ओके, नाउ हम कंसिडर करते हैं ये हमारा सिस्टम है। ओके, ये एक हमारा अरेंजमेंट है, पिस्टन ये है हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, जिसमें ये जो गैसेस है
सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको हम अपना सिस्टम कंसिडर करते हैं, ओके। और ये जो एक्सटर्नल लोड है ये हमारा सराउंडिंग है, ओके। और ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया ए है, ओके। अब अगर ये हम कंसिडर करते हैं जब ये पिस्टन एक्सपैंड हो रहा होगा, ओके, जब ये पिस्टन एक्सपैंड हो रहा होगा, देखिए अभी ये एक्सपैंड हो रहा है, ओके। तो जब ये एक्सपैंड हो रहा होगा उस समय पे क्या होगा, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क करेगा। जब ये एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, ये देखिए एक्सपैंड हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स जो सिस्टम है वो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा सराउंडिंग पे, ओके। तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, सराउंडिंग के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो जो ये फोर्स होगा जो सिस्टम एक्सर्ट कर रहा है सराउंडिंग पे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स आएगा कहाँ से, इनसाइड प्रेशर के कारण। जो सिस्टम का अभी कुछ प्रेशर होगा एट दिस पर्टिकुलर स्टेट, इसका कुछ प्रेशर होगा, इस प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किधर, इस पिस्टन पे, ओके। और उसका एरिया क्या है, ए। तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो टोटल फोर्स ऑन द पिस्टन इज प्रेशर इंटू एरिया, ओके, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। कोई भी इंस्टेंट पे उसका अलग अलग प्रेशर होगा, वो प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स एक्सर्टेड बाई सिस्टम ऑन द पिस्टन, ओके, और सराउंडिंग। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देखिए अगर ये पिस्टन इतना डिस्प्लेस, अब ये फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर इंटू एरिया। अब आप ये देखिए कि इतना डिस्प्लेस होने के लिए, इतने लेंथ डीएल से डिस्प्लेस होने के लिए सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, इतना अमाउंट डिस्प्लेस होने के लिए। अब देखिए एरिया ए है, एरिया इंटू डीएल क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा, इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, ओके। ये डीएल इंटू एरिया जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इतने अमाउंट से, इतने वॉल्यूम से डिस्प्लेस होने के लिए वर्क कितना लगेगा, ओके। तो हम देखते हैं ए इंटू डीएल क्या था, वॉल्यूम, और वर्क ट्रांसफर क्या हो गया, एफ के जगह पे हम प्रेशर इंटू एरिया लिख दिए। अब एरिया इंटू डीएल जो है उसको हम क्या डीबी लिख सकते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, पीडीवी। अब ये जो वर्क पीडीवी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क पीडीवी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिस्टम कितना वर्क किया इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, ओके। तो अगर मुझे पूरा स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक कितना वर्क ट्रांसफर हुआ, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में कितना वर्क ट्रांसफर हुआ, अगर ये कैलकुलेट करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को स्टेट 1 से स्टेट 2 तक। तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन है वर्क ट्रांसफर का फ्रॉम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक। इसको रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, ओके, और 1 to 2, ओके। हम कभी भी वर्क को चेंज इन वर्क नहीं लिख सकते, ओके, क्योंकि वर्क किसी पॉइंट पे नहीं होता, ओके। किसी स्टेट पॉइंट, मीन्स स्टेट पॉइंट 1 पे वर्क नहीं होगा या स्टेट पॉइंट 2 पे वर्क नहीं होगा। वर्क क्या होता है, किसी सिस्टम को स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 पे लेके जाने के लिए क्या वर्क ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ओके। तो वो किसी पाथ के अलॉन्ग डिफाइंड होता है, मीन्स 1 से 2 में ले जाने में क्या वर्क ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ओके। तो ये चेंज नहीं होता, मीन्स W2 माइनस W1 नहीं होता। अगर W2 माइनस W1 होता तो हम उसको लिख सकते थे, ओके, डेल्टा W, बट हम कभी भी डेल्टा W नहीं लिखते। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, जो अगर उसको इंटीग्रेट किया भी तो 1W2 या फिर W1-2, ओके। अब हमारे पास ये वर्क का इक्वेशन आ गया, वर्क ट्रांसफर का इक्वेशन आ गया। और ये कौन सा वर्क है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्क है। ये बाकी किसी वर्क में हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, ओके। हम इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए या पैडल वर्क के लिए, ये सभी वर्क के लिए हम ये इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। ये किसके लिए डिराइव हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए। जब पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है उस केस के लिए हमको ये वर्क ट्रांसफर का इक्वेशन डिराइव हुआ है, ओके। अब क्या हम इसको अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल
V का है, वॉल्यूम का है और वेरिएबल P है, तो हम अभी इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एक्चुअली हमको P और V के बीच में एक रिलेशन चाहिए। अगर जैसे पी वी इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट मुझे पता है, तो मैं P को रिप्लेस कर सकता हूँ C/V से, और ये मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ओके, तो फिर मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, C/V dV। ओके, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे P और V में रिलेशन चाहिए। ओके, और ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। ओके, क्वासी स्टैटिक मीन्स बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए। ओके, तभी मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मीन्स ये इक्वेशन जो है, ये जो है, ये वैलिड किसके लिए है, क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हमको इनिशियल उसका अगर वो क्वासी स्टैटिक नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इनिशियल या फाइनल पॉइंट हमको मिल सकता है। ओके, बट बीच के जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं वो हमको नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम कर्व डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर बहुत सारे स्टेट पॉइंट्स हमको मिल रहा है, ओके, तो हम इन सब स्टेट पॉइंट को ज्वाइन करके एक कर्व डिफाइन कर सकते हैं। वो कर्व का एक कुछ इक्वेशन आएगा, हमारा P और V के बीच में रिलेशन आएगा, वो रिलेशन यूज़ करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट अगर स्टेट पॉइंट से नहीं आता है तो हमको वो कर्व नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम जनरली स्टेट वन मीन्स इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट पता होता है, और उन दोनों को हम डैश लाइन से ज्वाइन करते हैं, डैश कर्व से ज्वाइन करते हैं। कभी भी कंटिन्यूस कर्व नहीं दिखाते, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि 1 और 2 के बीच में हुआ क्या है। ओके, तो इसलिए हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब ये जो सॉल्यूशन है, या तो हमारे पास पीवी के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं वर्क ट्रांसफ़र, या फिर ये जो वर्क ट्रांसफ़र है वो ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हम पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। ओके, फिर हम इंटीग्रेशन देखेंगे। ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए हमको पहले कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेना चाहिए। ओके, जैसे कि किसी कर्व का एरिया मीन्स कर्व है, उसके अंडर एरिया क्या होगा। ओके, एरिया अंडर कर्व क्या होगा, या फिर किसी प्रोसेस का कर्व ही क्या होगा, ये पहले हमको पहचानने आना चाहिए, तब हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मीन्स ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पहचानते हैं, एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल का भी हाईएस्ट पावर 1 है, और ये लीनियरली वेरी कर रहा है, मीन्स दोनों का समेशन हो रहा है। ओके, प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये लीनियर वेरिएबल है। तो इसका जो प्लॉट आएगा, वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, और यहाँ पास अगर स्लोप पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो ऐसा आएगा, अगर नेगेटिव होता तो ऐसा आता। ओके, तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक इक्वेशन है P इक्वल्स टू एम वी प्लस पी नॉट। ओके, तो इसका प्लॉट कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ वेरिएबल ही चेंज हुए हैं, y के जगह पे P आ गया, x के जगह पे V आ गया, तो वेरिएबल ही चेंज हुआ है। इक्वेशन तो ऐसा ही है ना, P का भी हाईएस्ट पावर 1 है, वॉल्यूम का भी हाईएस्ट पावर 1 है, और दोनों समेशन में है। ओके, इसका मतलब कि ये लीनियर वेरिएबल है, तो इसका प्लॉट भी जो आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ओके, ऐसे ही अगर एक और फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू सी। ओके, तो इसका प्लॉट कैसे होगा, आप देखिए, अगर मैं m0 पुट करता हूँ, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप क्या होता है, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ओके, कोई लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है स्लोप। ओके, अब y इक्वल्स टू सी कब मिलेगा, जब m मैं 0 कर लूँ, तो m 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। जब ये थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। मीन्स जो y इक्वल्स टू सी का जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेरे पास एक और इक्वेशन है, p इक्वल्स टू पी नॉट मीन्स पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो प्रेशर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मीन्स कॉन्स्टेंट प्रेशर का लाइन कर्व कैसा होगा, पीवी प्लॉट में। कांस्टेंट प्रेशर का कर्व कैसा होगा, पीवी प्लॉट में। तो पीवी प्लॉट में अगर बनाना है तो मुझे पी और वी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो अभी देखिए, मुझे पता है पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये एक
इक्वेशन है, p का हाईएस्ट पावर 1 है, मैं इसको कंपेयर करूंगा ये दोनों का, तो ये क्या बता रहा है, ये एक लीनियर वेरिएबल ही है, लीनियर फंक्शन ही है, और इसका जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो प्लॉट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का क्या आएगा, आप देखिए मुझे x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कब मिलेगा, जब मैं ये पूरे इक्वेशन को अगर m से डिवाइड कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y बाई एम इक्वल्स टू x प्लस सी बाई एम। अगर मैं m इन्फिनिटी पुट करूं तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा और x इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। x इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन कैसा होगा, वर्टिकल लाइन। अब m इन्फिनिटी पुट किया मैं, तो इन्फिनिटी कब मिलेगा मुझे, जब थीटा 90 डिग्री हो, tan 90 डिग्री इन्फिनाइट होता है। ओके, तो इसलिए जो एंगल होना चाहिए वो क्या, 90 डिग्री होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू सी का जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, लीनियर, और प्लॉट कैसा होगा, वर्टिकल लाइन। ओके, अब यहां देखिए इसका स्लोप जो है वो क्या है, इन्फिनिटी, थीटा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट इन पीवी प्लॉट क्या होगा, सेम मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो ये भी जो आएगा वो क्या आएगा, वर्टिकल लाइन। तो पीवी प्लॉट में कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जो कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व जो होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होगा उसका प्लॉट होगा क्या होगा, वर्टिकल लाइन। ओके, बट अगर मैं बोलूं पीवी टीएस प्लॉट में, टेम्परेचर और एंट्रोपी प्लॉट में, टीएस प्लॉट में कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले मुझे टी और एस के बीच, टी एस और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब मैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो उस समय पे कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व कुछ ऐसा बनता है। ओके, लेकिन पीवी प्लॉट में वर्टिकल बन रहा है क्योंकि मुझे वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट इसका इक्वेशन पता है। बट अगर टीएस प्लॉट में बनाना है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा इक्वेशन चाहिए जिसमें टी एस और वॉल्यूम आए और मैं रिलेशन निकाल पाऊँ। ओके, सिमिलरली फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी ऐसा ही होता है। ओके, टीएस प्लॉट में वो हम देखेंगे बाद में, जब हम हीट ट्रांसफर एंट्रोपी पढ़ेंगे तब हम वो भी देखेंगे। अब हम एक कर्व देखते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका कर्व ऐसा होता है। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मेरे पास प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक इक्वेशन है, तो इसका प्लॉट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से इससे कंपेयर करते हैं। मींस ये एक रेक्टेंगुलर x का हाईएस्ट पावर 1 है, y का हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, और दोनों प्रोडक्ट में है, यहाँ समेशन में थे, तो ये लीनियरली वेरी कर रहा था, और यहाँ क्या है, ये नॉन लीनियर फंक्शन है। ओके, और एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट किसका प्लॉट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। ओके, तो इसका प्लॉट जो आएगा वो भी क्या होगा, सेम आएगा। अब ये किस में बनाया हमने, पीवी प्लॉट बनाया। ओके, पीवी प्लॉट बनाया जब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। वैसे पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो अभी जस्ट समझने के लिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं टीएस प्लॉट बनाऊं ये इसके लिए आइसोथर्मल के लिए, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं। ओके, अब आप ये देखिए, अगर मैं पीवी प्लॉट बनाऊं तो मेरे पास पीवी के बीच में रिलेशन आना चाहिए, तो मैं ऐसा कर्व ड्रॉ किया, ये कर्व ड्रॉ किया। बट अगर मैं टीएस में इसका प्लॉट बनाऊं तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट मुझे हेल्प नहीं करेगा, तब मुझे ये इक्वेशन देखना चाहिए। और टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट कौन सा कर्व होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो यही आइसोथर्मल प्रोसेस या पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट जो कर्व है, जो प्रोसेस है, वो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, बट यहाँ पास एक कर्व बन रहा है। ओके, तो मुझे किस प्लॉट पे उस प्रोसेस को बनाना है वो पहले देखना पड़ेगा, और उनके बीच में वो दो प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। ओके, अब ऐसे ही मेरे पास अगर
किसी भी आप सब्जेक्ट में आप कंसिडर करिए, बस थर्मोडायनेमिक्स नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हो सकता है। ओके, अगर आपको कोई प्लॉट करना है, कोई दो वेरिएबल है उसके बीच में अगर प्लॉट करना है आपको, ओके, तो आप बस कंपेयर करिए कि दो वेरिएबल जो है, वो जो दो वेरिएबल है वो कौन से जनरल कर्व से मैच करता है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन होता पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वी स्क्वायर प्लस बी, ओके, जहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, सॉरी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए वी प्लस बी, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है। अब ये देखिए किससे मैच कर रहा है, पी का हाईएस्ट पावर 2 है और वी का हाईएस्ट पावर 1 है, और ये दोनों सम्मेशन में। ऐसा कब होता है, जब ये एक पैराबोला होता है। ओके, तो इसका कर्व क्या होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। अगर मेरे पास ऐसा होता है पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर हो रहा, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका कर्व सर्कल होगा। तो हमको कभी भी अगर प्लॉट पता करना है इसका क्या होगा, तो हम सिंपली वो वेरिएबल देखेंगे और जो हमारे पास जनरल कर्व अवेलेबल है जिसका इक्वेशन हमको पता है, और उससे हम कंपेयर करेंगे और उसका प्लॉट हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया अंडर कर्व। तो हम स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं पहले। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, ये जो कर्व है दो स्टेट पॉइंट के बीच में हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो एरिया आता है इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व अप टू एक्स एक्सिस। ओके, कोई भी कर्व हो, अगर मैं एक कर्व लेता हूं ऐसा, ओके, और एक और कर्व है मेरे पास, और इसके स्टेट पॉइंट्स अगर मैं डिफाइन कर देता हूं यहां, तो ये ए है, ये बी कर्व है। ओके, तो ए के लिए जो एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या होगा, इसको आप प्रोजेक्ट करिए एक्स एक्सिस तक, ये एरिया होगा। बी के लिए क्या होगा, बी के लिए भी आपको नीचे तक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, सारे कर्व के लिए वो नीचे तक पूरा प्रोजेक्ट होगा, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। ओके, ये पूरा एरिया हो जाएगा। अब तो यहां देखिए इसको हम प्रोजेक्ट किए एक्स पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हमारा एरिया अंडर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कर्व है। ओके, और इसका एरिया क्या होगा, अब मुझे पता है कि ये ट्रेपीजियम है, इसका ये हाइट क्या है y1, ये हाइट है y2, और ये जो डिस्टेंस है क्या है, ये x2 है और ये x1 है, ये x1 ये x2। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल साइड, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल साइड। ओके, तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया अंडर कर्व। नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इसका कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट किया तो ऐसा होगा। इसको अगर हम एरिया इसका एरिया अंडर कर्व निकालना चाहते हैं तो ये जो शेडेड एरिया है वही होगा। अब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होगा यहाँ पास। ठीक है, हाइट क्या है y और बेस क्या है ये x2 माइनस x1, तो ये एरिया हो जाएगा। ओके, अब सिमिलरली हम x इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखते हैं, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या होगा, अब इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट का एरिया क्या होगा, आप इस कोऑर्डिनेट को ही प्रोजेक्ट करेंगे तो यही पॉइंट मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट को ही प्रोजेक्ट करेंगे तो यही पॉइंट मिलेगा, मीन्स एक सिंगल पॉइंट मिल रहा है, तो पॉइंट का एरिया क्या होगा 0, तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा 0। ओके, अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इसका एरिया अंडर कर्व निकालना होगा तो पहले हमको इसको ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया हमारा जो एरिया अंडर दिस एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा। बट क्या हम इसका एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो, जो ये जो फिगर हमको अभी दिख रहा है, क्या इस फिगर का एरिया हम कोई फॉर्मूला है हमारे पास, नहीं है। जब ऐसा कुछ फिगर आ जाए हमारे पास जिसका एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
मीन्स फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई डिराइव फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक स्मॉल मीन्स दो स्टेट पॉइंट के बीच में हम कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, और ये एलिमेंट ऐसा होगा कि ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा हमको। ओके, ये आप देखिए, ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। ओके, यहाँ जो ये वाई का वेरिएशन है ना, बहुत, ये एलिमेंट इतना छोटा होना चाहिए कि ये वाई का वेरिएशन बहुत कम हो, दोनों स्टेट पॉइंट में वैल्यू जो है ऑलमोस्ट वाई के जैसा ही हो। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। ओके, और ये क्या है, ये उसका विड्थ जो है वो dx होगा। ओके, तो ये जो एलिमेंट है ग्रीन कलर का, इसका एरिया क्या, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स, तो इस एलिमेंट का एरिया y इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके, और अगर मेरे को अब पूरा इंटीग्रेट करना है, पूरा मीन्स एरिया कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेट पॉइंट 1 से मीन्स x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, देखिए y इंटू डी एक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक इस एलिमेंट के एरिया को। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा x1 से x2 तक, तो ये जो एरिया होगा ये इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखिए इसको इंटीग्रेट, अभी भी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, y इंटू डी एक्स है, ये x का डिफरेंशियल है और y वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पास x के टर्म में होना चाहिए इक्वेशन, तो मेरे को ऐसा एक इक्वेशन चाहिए, एक रिलेशन चाहिए y और x के बीच में, सच दैट मैं y को रिप्लेस कर सकूँ x के टर्म में, तो वो है मेरे पास यहाँ पास। तो y यहाँ पास क्या हो जाएगा, c/x, वो मैं यहाँ पास पुट करूँगा। ओके, तो मेरे ये इक्वेशन मिलेगा। अब c कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x2/x1। अब ये जो एरिया आया है, ये जो एरिया आया है, ये रिप्रेजेंट करता है ये शेडेड एरिया, मीन्स ये जो ब्लू कलर का एरिया आया। तो कोई ऐसा कर्व जिसका एरिया के लिए हमारे पास, एरिया कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं था, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से। ओके, ये जनरल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, y dx एक स्मॉल एलिमेंट का है, तो आप कोई भी कर्व हो, यहाँ पास कोई भी कर्व हो, आप सिंपली एक एलिमेंट कंसिडर करिए, उस एलिमेंट का एरिया y इंटू डी एक्स होगा, फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी एक जनरल इक्वेशन है, x इंटू वाई टू पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या करेंगे हम, y क्या हो जाएगा, वन बाई एन। अब ये y की जो वैल्यू है, ये मैं यहाँ पास पुट कर सकता हूँ। ओके, और फिर मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो किसी भी जनरल कर्व का अगर एरिया अंडर कर्व निकालना है, जनरल कर्व के का एरिया अंडर कर्व अप टू एक्स एक्सिस निकालना है, अप टू एक्स एक्सिस अगर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और पाथ और पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूं, ओके, और मैं ये दो कर्व कंसिडर कर रहा हूं, a और b, दो कर्व बिटवीन स्टेट पॉइंट 1 और स्टेट पॉइंट 2। अब अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। ओके, अब क्या ये a के लिए भी ये वैल्यू यही आएगा और b कर्व के लिए भी ये वैल्यू सेम ही आएगा। मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है, ओके, इसका जो रिजल्ट आ रहा है इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट पॉइंट्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू स्टेट पॉइंट्स वैल्यू। ओके, सिंपल। तो जब किसी डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आता है, इंटीग्रेशन रिजल्ट जो आता है, वो अगर सिंपली डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट पॉइंट अगर हम लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, और आप देखिए ये इमटेरियल ऑफ ए और बी पाथ है, वो कोई भी पाथ हो, वैल्यू हमेशा इसका x2 माइनस x1 ही आएगा, सिंपली डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट पॉइंट। ओके, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दो पॉइंट के वैल्यू पे। ओके, तो इसलिए इसको हम पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा वो पॉइंट फंक्शन भी होगा। तो जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके,
प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ओके, एंट्रोपी हो गया, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं सिस्टम के, वो सब क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं, क्योंकि वो पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। ओके, ये सारे चीज़ें क्या है, स्टेट पॉइंट 1 पे कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। ओके, सिमिलरली स्टेट पॉइंट 2 पे उसका कुछ वैल्यू होगा, और स्टेट पॉइंट 1 से 2 में जब गया तो हम क्या कर सकते हैं, कितना प्रेशर में चेंज आया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, P2 माइनस P1 करके। बट वर्क के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते थे, वर्क W2 माइनस W1 नहीं था। ओके, वो हम देखेंगे आगे उसको और डिटेल में। बट जो पॉइंट फंक्शन होता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम सिंपली चेंज इन वैल्यूज एट टू स्टेट पॉइंट हम कर सकते हैं। मीन्स P2 माइनस P1, V2 माइनस V1, T2 माइनस T1। ओके, तो ये जितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और वो पॉइंट फंक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, क्या हम इसको y2 x2 माइनस y1 x1 ऐसा कुछ लिख सकते हैं? नहीं, हम सिंपली दो स्टेट पॉइंट के डिफरेंस से नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ आप देखिए, द रिजल्ट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट पॉइंट्स। जब ऐसा हो जाता है तो वो जो डिफरेंशियल होता है वो हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। जब हम दो स्टेट पॉइंट के डिफरेंस के टर्म में अगर नहीं लिख सकते हैं किसी उस मीन्स किसी इंटीग्रेशन के रिजल्ट को, तो वो हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ओके, और यहाँ देखिए, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको y और x के बीच में रिलेशन चाहिए। ओके, y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, तब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब y और x के बीच में कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। ओके, तो हर फंक्शन के लिए इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट अलग आएगा। ओके, तो जो ऐसे फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो पाथ पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन। तो हमने देखा भी है कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो अलग अलग अगर y और x के बीच में रिलेशन अलग, मीन्स y और x का जो रिलेशन अलग अलग हम पुट करेंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अलग आएगा। ओके, और ये हर स्टेट पॉइंट 1 और 2 हमने सेम रखा है, बट जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट। मीन्स अगर मैं ये कर्व कंसिडर करूं, पाथ ए, ओके, तो ये y और x के बीच में कुछ अलग रिलेशन होगा, तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। ओके, और जब मैं ये बी कर्व कंसिडर करूं तो इसका y और x के बीच में रिलेशन कुछ और है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा, जिसका जो एरिया आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा, ये पूरा आएगा। ओके, तो ये एरिया ज़्यादा आ रहा है। ओके, इसका मतलब कि जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो इसलिए जो वर्क है हमारा, वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। ओके, वर्क स्टेट पॉइंट 1 पे वर्क नहीं हो सकता। ओके, स्टेट पॉइंट 2 पे वर्क नहीं होगा। ओके, वर्क क्या होगा, 1 से 2 के बीच में, स्टेट पॉइंट 1 से 2 पे लेके जाने के लिए क्या वर्क ट्रांसफर करना पड़ा। ओके, और एक्चुअली जो वर्क ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ही होता है। ओके, तो अगर हम देखें स्टेट पॉइंट 1 पे वर्क क्या होगा, तो वो एरिया अंडर कर्व, तो एक पॉइंट पे वर्क क्या होगा, 0, किसी पॉइंट पे वर्क नहीं करते हम। सिमिलरली स्टेट पॉइंट 2 पॉइंट पे एरिया अंडर कर्व क्या आएगा, 0, तो हम किसी पॉइंट पे वर्क नहीं करते। ओके, इसलिए जो वर्क है वो क्या होगा, और लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लेकिन 1 से 2 में जब हम जा रहे हैं तो जो आप देखिए 1 से 2 के बीच में अगर हम चाहें तो एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पाथ डिपेंडेंट होता है, पॉइंट डिपेंडेंट नहीं है। अब आप देखिए ये एग्जांपल वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ओके, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई। ओके,
अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। ओके, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x2 y2 माइनस x1 y1। ओके, तो जो ये जो फंक्शन है ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और ये पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो क्या है, दो पॉइंट स्टेट पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ओके, तो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई फंक्शन है z इक्वल्स टू m डी एक्स प्लस n डी वाई, तो अगर कोई फंक्शन, ये फंक्शन एग्जैक्ट है कि नहीं ये पता करने में क्या करना होता है, डो m बाई, ये हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, डो m बाई डो y इक्वल्स टू डो n बाई डो x। अगर ये इक्वल हो तो ये फंक्शन एग्जैक्ट है। ओके, तो यहाँ आप देखिए ये इस इक्वेशन के लिए y, यहाँ मैं y को अगर डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा 1, यहाँ n की वैल्यू क्या है x, तो x को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा 1, मीन्स इक्वल है दोनों, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ओके, अब ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे पास एक अगर ऐसा रिलेशन है, सॉरी ये पी डी वी प्लस वी डी पी, ओके, ऐसा इक्वेशन है। ये इक्वेशन गलत हो गया थोड़ा, सॉरी। तो ये जो इक्वेशन है पी डी वी प्लस वी डी पी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी डिफरेंशियल ऑफ पी वी, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ओके, अब ये पी वी रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्लो वर्क को। ओके, अब ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही है, तो ये जो फ्लो वर्क होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और ये पॉइंट फंक्शन होता है। ओके, जनरली हम ये पढ़ते हैं कि वर्क जो है हमारा वो पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लेकिन जो फ्लो वर्क होता है वहाँ वो आप यहाँ देखिए दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही होता है। ओके, तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और पॉइंट फंक्शन है। सिमिलरली एंथैल्पी इज गिवन बाई H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। यू इंटरनल एनर्जी है जो कि पॉइंट फंक्शन है, अब पी वी भी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, तो एंथैल्पी भी जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट फंक्शन ही होगा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंथैल्पी के बारे में, फ्लो वर्क सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, बट जो लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे ये सब चीज़ें, तो उनको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो आगे एंथैल्पी और फ्लो वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो आप वापस से आके ये चीज़ एक बार फिर से देख सकते हैं, तो ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वर्क ट्रांसफ़र का। हम देखे थे कि इंटीग्रेशन पी डी वी हमको मिला था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क ट्रांसफ़र। ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क ट्रांसफ़र वो क्या था, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एल था, फिर वहाँ हम एफ को रिप्लेस किए प्रेशर इंटू एरिया में, फिर हमको फाइनल जो इक्वेशन मिला वर्क ट्रांसफ़र का वो इंटीग्रेशन पी डी वी मिला। ओके, दैट इज़ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क ट्रांसफ़र, स्टार्ट किया इंटीग्रेशन एफ डी एल से। ओके, अब वहाँ अगर हमको पी वी के बाद रिलेशन पता है, हम वो वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमको कर्व पता है तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे। अगर एरिया अंडर कर्व हम निकाल लेते हैं तो सेम वर्क ट्रांसफर आना चाहिए, वो हम देखते हैं, वो हम यहाँ प्रूव करते हैं। आप देखिए, अगर मेरे पास ये कुछ जनरल कर्व है, एक जनरल कर्व है स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 तक, ये एक जनरल कर्व है। ओके, अब एक जनरल कर्व का एरिया अंडर कर्व कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए हमको एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता है। हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका हाइट p है और विड्थ dv है, तो इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, एक रेक्टेंगल है तो p dv होगा इस एलिमेंट का एरिया। ओके, अब पूरा एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 तक उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, इस p dv को स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला यही आएगा। ओके,
और यही इक्वेशन हमको मिला था कहाँ से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क ट्रांसफ़र, मीन्स इंटीग्रेशन एफ डी एल से स्टार्ट किए थे तो भी हमको ये इक्वेशन मिला, और जब ग्राफिकल अप्रोच यूज़ किए तो भी इंटीग्रेशन पी डी वी ही मिल रहा है। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क ट्रांसफ़र इज एरिया अंडर पी वी कर्व। ओके, कौन सा एरिया, ये एरिया A12BA, A12BA मीन्स ये जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया है ये वाला। ओके, ये हमारा एरिया अंडर पीवी कर्व है, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, वर्क ट्रांसफर को। नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1W2 मीन्स क्या होता है, स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 के बीच में कितना वर्क ट्रांसफ़र करना पड़ा। हम डेल्टा W कभी नहीं लिखेंगे या W2 माइनस W1 ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टेट पॉइंट 1 पे वर्क नहीं होगा। हम अभी देखें एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट पॉइंट 1 पे क्या वर्क होगा, किसी पॉइंट पे वर्क क्या होगा, 0, तो पॉइंट पे वर्क नहीं होता, पॉइंट 2 पे वर्क क्या होगा, 0। ओके, लेकिन 1 से 2 के बीच में अगर निकाले तो ये एरिया निकलता है, मीन्स जो वर्क ट्रांसफ़र है वो 1 से 2 के बीच में आता है। ओके, इसलिए ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम 1 to 2। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। तो यहाँ पास वर्क का चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, बट अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो P2 माइनस P1 होगा। प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आया, P2 माइनस P1, V2 माइनस V1, T2 माइनस T1। तो प्रॉपर्टीज़ में को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ को हम डेल्टा P लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, बट वर्क को हम नहीं लिख सकते। तो वर्क जो है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है और पाथ फंक्शन है। और यहाँ आप देखिए कि A12BA जो हमको एरिया मिला, ये स्टेट पॉइंट 1 से 2 जब हम जा रहे थे, 1 से 2 जब जा रहे थे। ओके, तो यहाँ देखिए वर्क, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 में जाने में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब सिस्टम एक्सपैंड होगा, और जब सिस्टम एक्सपैंड होगा, आप वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को इमेजिन करिए, जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तभी वॉल्यूम इंक्रीज होगा सिस्टम का, तो वो वर्क आउटपुट देगा। और जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 1 से 2 जब जाएगा सिस्टम, तो इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ओके, और अगर सिस्टम 2 से 1 जाए, स्टेट पॉइंट 2 से स्टेट पॉइंट 1 जाए, तो देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कंप्रेस मीन्स सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा होगा, तो क्या होगा, एरिया तो सेम ही आएगा। अब देखिए एरिया सेम आएगा क्योंकि कर्व तो सेम है, तो प्रोसीजर सेम होगा कैलकुलेट करने का, बट 2 से 1 जा रहा है तो एरिया के जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हम क्या करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आप देखिए किसी स्टेट पॉइंट 1 से 2 में जाने के लिए सिस्टम के पास बहुत सारे पाथ होते हैं। ओके, मीन्स बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए जा सकता है। ओके, तो और हर पाथ का अलग अलग एरिया होगा। अगर वो ए पाथ को फॉलो करता है तो उसका एरिया ये होगा, अगर बी पाथ को फॉलो करता है तो ये जो एरिया ए एरिया है प्लस ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। ओके, अगर सी पाथ को फॉलो करता है तो प्लस ये और स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, मीन्स सी पाथ के लिए ज़्यादा एरिया है हमारे पास। ओके, बी के लिए थोड़ा कम, ए के लिए सबसे कम। तो अलग अलग पाथ पे अलग अलग एरिया आ रहा है, लेकिन स्टेट पॉइंट आप देखिए सेम है। ओके, तो दो स्टेट पॉइंट के बीच में अलग अलग पाथ फॉलो कर सकता है तो अलग अलग वर्क मिल सकता है। इसलिए वर्क ट्रांसफ़र जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, और वो एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये हमने देखा है कि जब इस टाइप का फंक्शन होता है इंटीग्रेशन पी डी वी, जहाँ पी वेरिएबल है, ओके, तो इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब बोल सकते हैं, जब हम इसको दो पॉइंट के पॉइंट पे डिफरेंस लिख सकते हैं, दो स्टेट पॉइंट का डिफरेंस लिख सकते हैं। पर क्या इसके इंटीग्रेशन को दो पॉइंट का डिफरेंस लिखेंगे, नहीं आ सकता। ओके, तो ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और ये पाथ फंक्शन है। ओके, और जो प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आप देखिए यहाँ पास तीनों ही के लिए प्रॉपर्टी चेंज जो है वो सेम है, तीनों ही कर्व के लिए। चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1। ओके,
तो जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ओके, टेम्परेचर T2 माइनस T1, वॉल्यूम V2 माइनस V1, तो प्रॉपर्टीज सेम है तीनों कर्व के लिए, लेकिन वर्क ट्रांसफर डिफरेंट है। और ये इंटीग्रेशन हम कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब प्रोसेस क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो, मीन्स क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो 1 से 2 के बीच में या 2 से 1 के बीच में, तो फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर हमको इक्विलिब्रियम स्टेट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे बीच में तो कर्व ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कर्व डिफाइन नहीं होगा तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसको। तो इंटीग्रेशन पीडीवी ये इक्वेशन वैलिड है क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि कर्व डिफाइन नहीं होगा। ओके, हमको इनिशियल स्टेट पता होगा, फाइनल स्टेट पता होगा, ओके, बट इन बिटवीन क्या हुआ हमको पता नहीं, तो इसलिए हम जनरली डैश कर्व से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमको पता नहीं इन बिटवीन 1 और 2 पॉइंट्स क्या हुआ सिस्टम के साथ, ओके, इसलिए कर्व डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम पीडीवी या डिस्प्लेसमेंट वर्क हम कुछ कॉमन प्रोसेसेस के लिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको आइसोबारिक और आइसोपेस्टिक भी बोलते हैं। ये आईएसआरओ के इंटरव्यू में पूछे थे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, क्या क्या उसके नाम है, मीन्स आइसोबारिक तो है, इसके अलावा और क्या नाम है। ओके, अब यहाँ आप देखिए जो वर्क ट्रांसफ़र है, अब हम इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो वर्क ट्रांसफ़र का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है। ओके, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करने के लिए P और V के कुछ रिलेशन चाहिए। अब देखिए मुझे पता है प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P V2 माइनस V1। तो वर्क ट्रांसफ़र इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, P V2 माइनस V1 फ्रॉम स्टेट पॉइंट 1 to 2। ओके, अब यहाँ पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो P है ना, इसको हम पास्कल में रखते हैं हमेशा। अगर क्वेश्चन में 1 बार दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर लें पास्कल में। 1 बार 10⁵ पास्कल होता है। ओके, पास्कल क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए वर्क क्या होगा, वर्क जो होगा वो प्रेशर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है। ये कैंसिल होगा, न्यूटन मीटर मिलेगा, और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। ओके, तो वर्क हमेशा न्यूटन, इसलिए हमको प्रेशर हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करना है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स पास्कल होता है। तो अगर आपको बार या एटीएम में दिया हुआ है, कोई दूसरे यूनिट में दिया हुआ है, तो उसको आप पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, तब यहाँ पुट करें। ओके, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में पुट करें। न्यूमेरिकल्स में ये मिस्टेक होते हैं। यहाँ पास आप देखिए, इसको अगर मैं अंदर लेके जाऊँ, P को अंदर लेके जाऊँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P V2 माइनस P V1। ओके, तो इसको मैं PV क्या होता है, अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन है तो, अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो PV क्या होता है, MRT, तो MRT2, और इसमें MRT1 होगा तो MRT2 माइनस T1। तो अगर आपको 2 पॉइंट का टेम्परेचर पता है तो भी आप ये वर्क ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये एक्चुअली MRC होता है। अगर मास है तो RC कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और अगर N है नंबर ऑफ मोल्स है तो R होता है, RU होता है मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, उसका डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। यूनिट्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। और यहाँ देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो PV इक्वल्स टू MRCT होगा। ओके, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। किसी 2 पॉइंट स्टेट पॉइंट पे हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको किसी पॉइंट पे वॉल्यूम पता है, स्टेट पॉइंट 1 पे वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है, और दूसरे स्टेट पॉइंट पे वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। ओके,
अब देखिए अगर ये एक्सपेंड कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल, अब कांस्टेंट प्रेशर का कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो जब ये एक्सपेंड कर रहा है तो देखिए इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, और कंप्रेस हो रहा है तो ये देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। ओके, 1 से 2 में ये एक्सपेंड हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 2 से 1 में कंप्रेस हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब एक्चुअली यहाँ पास, और एरिया अंडर कर्व क्या होता है पहले वो डिस्कस कर ले। एरिया अंडर कर्व क्या आएगा इसका, ये शेडेड रीजन आएगा एरिया अंडर कर्व। ओके, अब ये एक रेक्टेंगल है, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट p है। ओके, और ये v2 है, ये v1 है। ओके, तो इस ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, p v2 माइनस v1, वही है, इंटीग्रेशन से आया है। तो ये जो वर्क ट्रांसफर है वो एरिया अंडर pv कर्व होता है, एरिया अंडर pv कर्व। ओके, अब ये कांस्टेंट प्रेशर में एक्चुअली होता क्या है, देखिए जब हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे, जब हम सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, अंदर जो सिस्टम हमारा हमारा क्या है, गैस है, तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। ओके, वेलोसिटी राइज होगा, वेलोसिटी राइज होगा तो प्रेशर राइज होगा। ओके, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज हो रहा है, बट हमको कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है। तो हम जो एक्सटर्नल लोड, अभी ये इस पोजीशन में कैसे मेंटेन करके रखें हम इसको, पिस्टन को, ये एक्सटर्नल लोड अप्लाई करके। ओके, तो ये एक्सटर्नल एट प्रेजेंट अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो ये जितना लोड है उतना ही फोर्स सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा होगा। ओके, तो वो कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, कुछ प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन इक्वल्स टू ये सारा लोड, वेट ऑफ पिस्टन प्लस लोड 1 to 5 आएगा। ओके, अब कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या होगा, अगर जैसे ही हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं प्रेशर टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा। ओके, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये पार्ट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, बट मेरे को देखिए ये मेरा इनिशियल प्रेशर था, इसके कारण ही इनिशियल प्रेशर आ रहा था, तो मुझे ये मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो मैं ये जो एक्सटर्नल लोड है ये चेंज नहीं करूँगा। ओके, अब लेकिन जैसे हीट सप्लाई किया इंटरनल प्रेशर तो बढ़ गया यहाँ सिस्टम का, तो जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये एक नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, कब तक करेगा, जब तक कि फोर्स बैलेंस नहीं हो जाता। ओके, फिर अब हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, फिर ये डिस्प्लेस होगा ऊपर, ताकि प्रेशर कब तक डिस्प्लेस होगा, जब तक कि प्रेशर फिर से इक्वल सेम नहीं हो जाता। तो ये वही हो रहा है, ये जो पॉइंट्स है ये वो इंडिकेट कर रहे हैं, हर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है और देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये कुछ अमाउंट से डिस्प्लेस करता है, कितना डिस्प्लेस कर रहा है, जब तक कि प्रेशर सेम नहीं हो जाता। बट उस केस में अब हमने जो हीट ट्रांसफ़र किया है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में ही रह जाता है। ओके, और उसके कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सिस्टम का जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जब एक्सपेंशन होता है और जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अंदर सिस्टम में रह जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क ट्रांसफर में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें आप देखिए सेम हम इक्वेशन अगर यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स डी वी ज़ीरो हो गया। अब अगर डी वी ज़ीरो हो गया तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, अब ये प्लॉट से भी देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का प्लॉट क्या होता है, वर्टिकल लाइन। अब इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जो कि ज़ीरो आएगा। तो ये भी जस्टिफाई हो गया कि एरिया अंडर कर्व और इंटीग्रेशन दोनों का वैल्यू सेम है। तो फिर से जस्टिफाई हो गया, एरिया अंडर कर्व पीवी कर्व जो होता है वो क्या होता है, वर्क ट्रांसफर होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क ट्रांसफर होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्क ट्रांसफर, दूसरे वर्क ट्रांसफर नहीं। अब हम देखते हैं पीडीवी वर्क इन हाइपरबोलिक प्रोसेस। ओके, हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम हाइपरबोलिक इक्वेशन देखे थे,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये वैसा ही है। अब फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इसमें देखिए अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट मुझे मिल जाएगा। तो फॉर आइडियल गैस दिस पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट या टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो अगर वर्क ट्रांसफर इंटीग्रेशन से निकालना है तो मैं सेम इक्वेशन यूज करूंगा, इंटीग्रेशन पी डी वी वी1 से वी2। अब फिर से पी और वी के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे पता है पी और वी के बीच में रिलेशन, यहाँ देखिए तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और जो फाइनल इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो ये आएगा। ओके, अब यहाँ पास देखिए सी को मैं P1 V1 भी लिख सकता है, P2 V2 भी लिख सकता हूँ, और जो लॉग के अंदर है V2 बाई V1, तो आप ये दोनों को यूज़ करके V2 बाई V1 इज P1 बाई P2, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पास। ओके, रिप्लेस कर सकते हैं। और इसका एक और फॉर्म है, अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी या एम आर सी टी लिख सकते हैं। तो इसको मैं P1 V1 को क्या लिख सकता हूँ, एम आर सी T1 ln V2 बाई V1। जनरली गेट में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क ट्रांसफ़र निकालना है और वो टेम्परेचर दे के रखता है। ओके, जनरली ये फॉर्मूला हमको याद रहता है और वो टेम्परेचर दे के रखता है। तो हम ये पी वी कॉस टू, अगर वो आइडियल गैस इक्वेशन है तो हम पी वी को एम आर सी टी लिख सकते हैं, और जहाँ आर सी क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अगर एयर दिया है तो आर सी की वैल्यू क्या होती है, 0.287 किलो जूल पर के जी केल्विन। बट अगर ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या हीलियम है तो ये वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। तब क्या होगा, आर सी होता क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू 8.314 है वो सबके लिए सेम है। ओके, कोई भी गैस हो, एयर कुछ भी, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 है। अब ऑक्सीजन आरसी निकालने के लिए उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए और वो वैल्यू यहाँ पुट करिए। ओके, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है। और अगर आप ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर हमेशा पास्कल में पुट करना है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में पुट करना है। अब यहाँ देखिए हम आइसोथर्मल प्रोसेस को यहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क में। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि आप देखिए जब मैं हीट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ सिस्टम पे, ओके, और यहाँ पास मैं लोड भी रिड्यूस करता जा रहा हूँ। अब देखिए मैं लोड मैं रिड्यूस कर रहा हूँ जब सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो। ओके, ऐसा क्यों है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो क्या हो रहा है कि पहले तो ये पिस्टन डिस्प्लेस होगा, ओके, और वो पहले कांस्टेंट प्रेशर को अचीव करेगा। ओके, बट स्टिल अंदर सिस्टम के अंदर कुछ हीट रह जाएगा जिसके कारण उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। बट हमको आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करना है। ओके, तो फिर क्या होगा, पिस्टन को फर्दर डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि और कोई टेम्परेचर कम करने के लिए क्या तरीका है, या तो हीट रिजेक्ट कर ले या तो फिर हम वर्क ट्रांसफ़र कर लें। ओके, हीट हम रिजेक्ट कर नहीं रहे हैं, ये पूरा इंसुलेटेड है हमारे सिस्टम अभी तो, और एक तरफ से तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, ओके, और बाकी जगह से इंसुलेटेड है तो सिस्टम हीट रिजेक्ट तो कर नहीं सकता। तो एक ही तरीका है वर्क ट्रांसफ़र करने का। वर्क ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा लोड को। ओके, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसलिए आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, तो इसलिए हमको कंटिन्यूसली लोड रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, और ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला आया है वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया को। ओके, ये जो शेडेड एरिया ब्लू कलर में, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एरिया अंडर
PV curve is work transfer, displacement work transfer. नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो. और इसका इक्वेशन क्या होता है, मीन्स पीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है, पीवी टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. गामा जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, दैट इज सीपी बाई सी वी. सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड सी वी इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ओके. और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस इज नॉट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ओके, बट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में जब एंट्रोपी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, और ये सब चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिक हीट और एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सबके बारे में डिटेल में हम उस समय पे देखेंगे. अभी बस वर्क ट्रांसफ़र का इक्वेशन पता करने के लिए हम ये जस्ट प्रोसीड करते हैं यहाँ से, पी वी टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये मान के. ओके. तो अब सेम इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा वर्क ट्रांसफ़र के लिए, इंटीग्रेशन पी डी वी. फिर से मुझे पी और वी के बीच में रिलेशन चाहिए, वो है मेरे पास, मैं यहाँ पास पुट करूँगा. ओके. और मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा. ये इक्वेशन है वर्क ट्रांसफ़र इन एडियाबेटिक प्रोसेस. अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्योंकि हीट ट्रांसफ़र नहीं है, ओके, तो क्या होगा, आप सिस्टम को कुछ एनर्जी नहीं दे सकते. ओके. मीन्स एज इन अ फॉर्म ऑफ हीट आप नहीं दे सकते, इन अ फॉर्म ऑफ हीट. ओके. आप वर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो आप अगर किसी सिस्टम को कंप्रेस करेंगे तो वो सारा का सारा एनर्जी उसके एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगा सिस्टम में, या फिर उससे अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो जो उसका इंटरनल एनर्जी है वही डिक्रीज होके हमको कुछ वर्क आउटपुट दे देगा. ओके. तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मीन्स क्या होता है, ये रिलेटिवली थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है. मीन्स जो पिस्टन है वो थोड़ा फास्ट मूव करेगा, सच दैट जो स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 में जाने के लिए सिस्टम के पास टाइम नहीं रहेगा कि आप उसको उतना हीट ट्रांसफ़र अलाउ करें. ओके. तो ये रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस होता है. देखिए ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, और ये जो ब्लू कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर कर्व. ओके. तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इक्वेशन जो वर्क का आया है एरिया अंडर कर्व का, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. अब ये जो स्लो और फास्ट प्रोसेस है इसको भी हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ओके. अगर हम एक एक कैंडल है, और कैंडल के ऊपर अगर हम फिंगर को मूव करें, अगर हम स्लोली मूव करेंगे तो फिंगर बर्न होगा. ओके. बट अगर हम फास्ट मूव करेंगे तो फिंगर बर्न नहीं होगा. मीन्स क्या हो रहा है, जब फास्ट मूव कर रहे हैं तो हम हीट ट्रांसफ़र अलाउ नहीं कर रहे हैं हमारे फिंगर में. ओके. इतना फास्ट है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है हमारे फिंगर पे. ओके. और जब वो स्लो मूव कर रहा है, और आप जितना ज़्यादा स्लो मूव करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा. ओके. अगर बहुत ही स्लो मूव करेंगे तो पूरा का पूरा जो हीट है वो आपके फिंगर में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो जब वैसा होगा तो क्या सिस्टम का मीन्स वो जो फ्लेम है, फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो आपको फिंगर वो टेम्परेचर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा बाय ट्रांसफरिंग ऑल दोस हीट. तो आपको तो फिंगर जो है वो बर्न होगा. ओके. तो ये डिफरेंस है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में. एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. नेक्स्ट देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये क्या है, एक जनरल प्रोसेस है. हमने अभी 4 प्रोसेस डिस्कस किया. अब उसके अलावा और कोई वो 4 प्रोसेस जो थे वो बहुत कॉमन प्रोसेस थे. अब पी और वी प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कैसे भी वेरी कर सकता है. कोई जनरल कर्व भी आ सकता है हमारे पास. तो उन सारे जनरल कर्व को हम पी वी टू पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ओके. एन है वो है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. ओके. तो ये हमारा रिलेशन है, कोई भी 2 स्टेट पॉइंट के बीच में हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं. ओके. अब वर्क ट्रांसफ़र के लिए सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे. इंटीग्रेट करने के लिए अब P को रिप्लेस करेंगे C बाई वी टू पावर एन, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा. अब ये देखिए एडियाबेटिक जो वर्क डन था उसके जैसा हमको दिख रहा है. सिंपली N को हमको रिप्लेस करना है विथ गामा. ओके. तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो इसका एक
स्पेशल केस है, ओके, जब n की वैल्यू हम गामा पुट करेंगे। तो गामा जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ गैस है, ओके, क्योंकि गामा क्या था, CP/CV, CP/CV स्पेसिफिक हीट है, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ गैस है। बट n जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है गैस का, वो क्या है, वो बस प्रेशर कैसे वेरी करेगा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, उनके बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ओके। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PV टू पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इस कोई भी जनरल प्रोसेस का स्लोप PV प्लॉट में क्या आएगा, ओके। तो हमने यहाँ पर सारे ही प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, सारे प्रोसेस को एक ही कर्व में इंडिकेट किया है, ओके। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप किसी पॉइंट पे निकालते हैं, किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। यहाँ देखिए ये इस पॉइंट पे सारे कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालते हैं, तो अगर y और x एक्सिस में स्लोप निकालना है तो क्या होता है, dy/dx। तो p और v में निकालना है तो क्या होगा, dp/dv। तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एट अ पॉइंट। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे ऐसा कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, वो मैं यहाँ पुट करूँगा और मुझे जो स्लोप मिल जाएगा। आप यहाँ देखिए नेगेटिव साइन है, ऑब्वियसली आप देखिए किसी पॉइंट पे अगर मैं देखूँ ऐसा टेंजेंट खींचूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये एक नेगेटिव स्लोप ही है। यहाँ देखिए नेगेटिव स्लोप है, तो इसलिए ये जो dp/dv है वो नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ देखिए फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप क्या होना चाहिए, 0। तो अगर मैं n 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, तो इसलिए n की वैल्यू 0 होती है, ओके। n की वैल्यू 1 होती है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, n की वैल्यू 1.4 होती है, ये हमने देखा था आइडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ रिप्लेस जब n इक्वल्स टू 1.4 करेंगे तो आ जाएगा। तो 1.4 होता है किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और आइसोथर्मल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ओके। देखिए वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ओके। और इस पॉइंट से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक्सपेंशन शो कर रहा है, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और अगर इस पॉइंट से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे कर्व जो हैं वो कंप्रेशन को शो कर रहे हैं, ये सारे कर्व जो हैं वो क्या है, एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं, ओके। और यहाँ n की वैल्यू 0 है और फिर ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। यहाँ फिर से n की वैल्यू 0 है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी भी है और माइनस इन्फिनिटी भी है, फिर माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव वैल्यू होते हुए ये फिर से 0 होता है। तो यहाँ n की वैल्यू नेगेटिव होगी, ओके। और इस में भी n की वैल्यू नेगेटिव होगी, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। थैंक यू।